chapter we are about to start today is called ratios, okay? जिसको एक्चुअली हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना? एक बात हमेशा याद रखना कि वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड, एक बार जब बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, विच इज नॉर्मली माई इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी, ठीक है ना? जब एक बार बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बन जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का हर बिजनेस है ना इंटरप्रिटेशन करे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एनालाइजिंग या असेसिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि एक पीरियड के बाद, यानी एक साल के बाद, जब बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करे, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करे, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को असेस करे कि मेरे बिजनेस ने इस साल कैसी परफॉर्मेंस दी है। रेशियो एनालिसिस एक ऐसे चैप्टर का नाम है जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को असेस करता है। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये चैप्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर बेस्ड है कि वंस द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड, जब समरी बन जाती है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती है, तो इसके बाद हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करे कि इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो ये जो एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस होती है ना, ये जो असेसिंग ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस होती है, ये थ्रू अ चैप्टर कॉल्ड रेशियो एनालिसिस होती है। आपको पता है, जब आप किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो ना, जब आप किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, तो बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करके चेक करने के ना वैसे दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है मैं अपनी करंट ईयर की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है ना, इसको अपनी ही बिजनेस की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लेता हूं। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है? कंपेयरिंग करंट ईयर्स परफॉर्मेंस विद द लास्ट ईयर। आप अपनी ही बिजनेस की करंट ईयर के परफॉर्मेंस को पिछले साल से कंपेयर कर लेते हो, तो आपको यह पता चल जाता है कि इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर आपके बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। क्या आपके बिजनेस ने बेहतर परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है, या आपकी परफॉर्मेंस सेम रही है। और दूसरा परफॉर्मेंस मेजर करने का तरीका इज चेकिंग या कंपेयरिंग business performance from a competitor firm। किसी competitor firm से आप अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी अपने आप को कोक से कंपेयर कर ले। ऐसे बिजनेसेस आपस में कंपेयर हो जाएं जो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स बनाते हो, जो होमोजेनस प्रोडक्ट्स बनाते हो ना, सेम प्रोडक्ट्स, तो बिजनेस परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से कंपेयर हो सकती है। लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन हो जाता है। तो बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के दो बड़े तरीके हैं। ट्रेंड एनालिसिस, यू कंपेयर योर करंट ईयर्स परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितना प्रॉफिट किया, इस साल कितना प्रॉफिट है। पिछले साल कितनी सेल की, इस साल कितनी सेल है। इसी तरह कंपेटिटर फर्म से कंपेयर करना कि मेरा जो कंपेटिटर फर्म है उसका कितना प्रॉफिट था तो मेरा कितना प्रॉफिट है। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है।
whether your business performance was better or it was worsened off. क्या बेहतर परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, या आपकी परफॉर्मेंस कांस्टेंट रही. और परफॉर्मेंस चेक करने के बाद आपको रीजन भी देना होता है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस ऐसी गई क्यों. अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो क्यों बेहतर परफॉर्म किया. क्या आपके पास स्पेशलिस्ट मैनेजर्स थे, स्किल्ड लेबर थी, एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, हाई टेक मशीनरी थी. और अगर आपने बुरा परफॉर्म किया तो क्यों बुरा परफॉर्म किया. वेस्टेजेस थी, इनएफिशिएंसी थी, पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स थी, अनस्किल्ड लेबर थी. And if your business performance was constant, what measures can be taken in the future to improve business performance? And all of this performance appraisal, analyzing the business performance, assessing the business performance is done पूरा. अगर किसी कंपनी का 360 डिग्री एनालिसिस करना हो पूरा, is done through ratio analysis. आप रेशियोज के थ्रू बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो. और आपके सिलेबस कंटेंट के अंदर रेशियोज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. 3 मेजर कैटेगरीज में रेशियोज डिवाइडेड है. नंबर 1, एक को हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक को हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, और एक को हम कहते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी and resource utilization. All 3 categories of ratios show a different perspective about the business. तीनों ratios एक अलग interpretation की तरफ आपको लेके जाते हैं, एक अलग perspective दिखाते हैं. So I'll start with the first one, and that is my profitability ratios. बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है ना, लाइक द नेम सेज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आइडेंटिफाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बताता है कि बिजनेस कितना पैसा कमा सकता है, कहां कहां से कमा सकता है, और बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने होंगे, कहां कहां एक्सपेंसेस हुए हैं. ये सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड चीजें हैं ना, अर्निंग कैपेसिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दिखाता है. एंड दीज रेशियोज ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बेहतर बना सकते हो, क्या स्टेप्स ले सकते हो कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए. So profitability ratios actually show the earning capacity of your business. तुम्हारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बताता है कि कितना पैसा कमा सकता है, कहां कहां से कमा सकता है, कितने एक्सपेंसेस करेगा, कहां कहां एक्सपेंसेस पे ऑफ करने हैं, एंड ऑल द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इंप्रूव योर प्रॉफिटेबिलिटी. It helps you analyze the profitability aspect. प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ रेशियोज हैं जो आपको समझने होंगे. एक को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप. दिस रेशियो एक्चुअली शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल. ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 100. ये दिखाता है कि मेरे बिजनेस ने अपनी कॉस्ट के कंपैरिजन में कितनी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया है. You know, that's a normal income statement. एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस इनकम लेस माई एक्सपेंसेस. तो मेरे पास नेट इनकम आ जाती है, राइट? Sales minus cost of sales is gross income, minus expenses is net income. ये एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, राइट? तो ये जो ग्रॉस इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 से ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप आ जाता है.
द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड इन कंपैरिजन टू इट्स कॉस्ट ऑफ सेल। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कि मेरे बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट अचीव किया है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एंड देन वी हैव नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट इनकम होती है ना, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन शोज नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि मेरी सेल्स की कंपैरिजन के अंदर मेरी बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता है ना, दिस इनकम स्टेटमेंट कैन एक्चुअली बी रिटन एज फॉर्मूला एज वेल यार। देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, ग्रॉस इनकम। नंबर 2, आपको पता है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये जो परचेजेस है, दिस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। और फिर जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज माय नेट इनकम, मेरी नेट इनकम होती है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और इसके अलावा एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क यू फॉर एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियोज, यानी मेरे सेल्स की परसेंटेज के मुकाबले में कितना एक्सपेंस हुआ है, यानी एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इन कंपैरिजन टू माय सेल्स मेरे एक्सपेंसेस कितने थे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माय एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन टू माय सेल्स। एंड देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बताता है कि मेरे बिजनेस ने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कंपनी से जो हमने सीखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। कि मेरे बिजनेस ने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया अपने बिजनेस के अंदर, उससे मुझे कितनी परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब हमने कंपनी अकाउंट्स में सीखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बिफोर वी स्टेप इनटू दिस, मैं चाहता हूं कि लोग कुछ बातें ना बहुत अच्छे से याद रख लें। देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है, किसी भी बिजनेस में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल, और इसको हम ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल या ओनर्स कैपिटल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। ओनर्स कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। प्लीज फोकस रखना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी का मतलब है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी का मतलब है करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। यानी अगर मैं सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटी माइनस कर दूं तो इसको हम ओनर्स कैपिटल कहते हैं। ओनर्स कैपिटल, या इसको हम खाली कैपिटल भी कह सकते हैं। बट देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड।
यानी मेरे बिजनेस ने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है अपना खुद का। इसका फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नहीं होता, ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी ऑल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओनर्स कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में एक फर्क है। ओनर्स कैपिटल में ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी आता है, यानी नॉन करंट लायबिलिटी भी माइनस होती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। देखो, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नहीं होती, यानी लोन डिबेंचर वगैरह माइनस नहीं होता। बट देयर इज अनदर ब्यूटिफुल कनेक्शन बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, यह समझना बहुत जरूरी है, रियली इंपॉर्टेंट। आपको पता है कनेक्शन यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला भी है, और वो पता है क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ओनर्स कैपिटल, एंड दैट इज, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो मैं ओनर्स कैपिटल में नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर दूंगा। देखो, ओनर्स कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी, राइट। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। यही फॉर्मूला था ना ओनर्स कैपिटल का। देखो, ओनर्स कैपिटल का ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कर दूं, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये रही, तो इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी कैंसिल ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास बचेगा नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लुक, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे बच्चों, ओनर्स कैपिटल या खाली कैपिटल इज ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नहीं होती, लेकिन आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे ऐसे भी जा सकते हो, ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कर दो, ताकि नॉन करंट लायबिलिटी का इफेक्ट कैंसिल हो जाए, राइट। एंड देन यू कैन हैव एक्चुअल ओनर्स एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यस, दिस इज एन इंडिविजुअल फॉर्मूला for owners capital, this is an individual formula for capital employed, and there is a connection between the two. For example, if you have to find the capital employed, you can definitely owners capital के अंदर add your non current liability. That is it. क्लियर हो गया? उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि एक कंपनी के अंदर operating profit is also called profit before interest and tax, right? This is profit before interest and tax. It's called profit before interest and tax. तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रोटा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। दिस शोज कि आपके बिजनेस ने कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। रोना, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, shows the percentage of operating profit in comparison to the net assets. Net assets का मतलब होता है all assets minus all liabilities. And then return on investment, ROI, is again net profit before interest and tax upon investment multiplied by 100. कि मेरे बिजनेस ने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे कितना परसेंटेज मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है।
ROE, return on equity, is net profit after interest and tax upon equity multiplied by 100. अब सवाल ये पैदा होता है कि दिस शोज कि मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट फॉर द ईयर किया. देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये पैट की बात कर रहा है जो फाइनल प्रॉफिट होता है कंपनी के अंदर, अपॉन equity multiplied by 100. My percentage of profit for the year in comparison to the equity. And now what is equity? इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है? अगर तुम्हें equity याद करनी तो इसका सिंपल तरीका क्या है? तुम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें डालते हो? ऑल शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी के अंदर क्या क्या होता है बताओ? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व प्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. देखो इक्विटी को याद करने का कितना आसान तरीका है. फॉर अ कंपनी इक्विटी लिटरली मींस वो चीजें जो सोशी में आती है ना. क्या आता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व. And then ROSHIF, return on shareholders funds. Again, profit for the year. Net profit after interest and tax upon shareholders funds. Shareholder fund मतलब ordinary share capital. आपके सिलेबस में तो ordinary share capital ही है. ये वो सारी चीजें जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस चेक करती हैं. ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपेंस टू सेल रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. बाकी ये बहुत कम टेस्टेड है. रोना, रोटा, रोई एंड रोई, वेरी लेस टेस्टेड. एंड अगेन, नॉट टू फॉरगेट, ओनर्स कैपिटल इज ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी. कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. एंड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप ओनर्स कैपिटल में नॉन करंट लायबिलिटी ऐड भी कर सकते हो. अब थोड़ी बात कर लेते कमेंटिंग के ऊपर. देखो बेटा, अगर टू बिजनेसेस कंपेयर हो रहे हैं ना तो याद रखना, द बिजनेस विद अ हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड अ हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलवेज बेटर. जिस बिजनेस का नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दोनों हायर होगा वो बेहतर होगा. अच्छा, आपने तो एक इनकम स्टेटमेंट देखी है ना. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट. तो अगर किसी बिजनेस का इफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज हाई, अगर किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हाई है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज लो और नेट प्रॉफिट मार्जिन लोअर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है और नेट प्रॉफिट काफी कम हो गया है, तो इसका मतलब द बिजनेस इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एक्सपेंसेस. बहुत हाई एक्सपेंसेस है भाई बिजनेस के. अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन लो है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है ना. एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है. अच्छा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के ना दो तरीके हैं. नंबर वन, आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे. क्या बढ़ाएंगे? सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा. सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तब जाके आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हायर होगा. प्लीज खुदा के वास्ते ये मत बोलना कि सेल्स के यूनिट्स बढ़ा दो. सेल्स के यूनिट्स बढ़ाने से सेल तो बढ़ेगी लेकिन साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी तो बढ़ी होगी ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट को फर्क तो नहीं पड़ेगा. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम
अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा लो। या दूसरा तरीका इज रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल रिड्यूस कर लें, बल्क डिस्काउंट्स मिल जाए, आपको चीपर सप्लाईज मिल जाए, यानी परचेज चीपर हो जाए, तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। दिस इज ऑल from profitability ratios and how it's linked and how to comment on it.